Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in this lecture I'll be talking about metaphysical school of poetry and poets which appeared in 17th century. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स 17th सेंचुरी में पोइट्स की एक ऐसी रेस अपीयर हुई जिन्होंने कन्वेंशंस को फॉलो ना करते हुए ट्रेडिशनल टाइप ऑफ पोइट्री से बिल्कुल हट के लिखा। जिस तरह की पोइट्री अब तक लिखी जा रही थी उस पोइट्री से बिल्कुल यू कैन से कि अलहदा किस्म की इनकी पोइट्री थी, एक अनयूजुअल सी पोइट्री थी। बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म की पोइट्री की इन्होंने, जिसको समझने के लिए बड़ा यू कैन से कि जहानत की ज़रूरत होती है, बड़ी सोच की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइट्स थे ये जब लिख रहे थे इनको खुद भी नहीं पता था कि ये किसी स्पेशल स्कूल ऑफ पोइट्री से इनका ताल्लुक है। इनको मेटाफिजिकल का जो नाम है ये बहुत बाद में दिया गया। जॉन ड्राइडन ने जो फेमस क्रिटिक हैं ड्राइडन, इन्होंने जॉन डन के बारे में कहा था कि ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो पोइट्स थे इनकी पोइट्री को इनके लाइफ टाइम में पसंद नहीं किया गया। इनकी पोइट्री को बड़ा हॉस्टाइल किस्म का रिसेप्शन मिला और ये बहुत अरसे तक इग्नोर्ड पोइट्स रहे। फिर इनको पॉपुलराइज किया स्टूडेंट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जो कि 18th सेंचुरी के एक बड़े फेमस क्रिटिक हैं। तो इन्होंने एक्चुअली इन पोइट्स के लिए मेटाफिजिकल पोइट्स की टर्म यूज़ की थी। तो स्टूडेंट्स, ये मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं इनमें कौन कौन से पोइट्स आते हैं? इनके पायनियर जो है ये जॉन डन है, जो कि सेंटर सन है इस ग्रुप का। ठीक है। और उसके बाद जॉन डन के बाद एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रशा, हेनरी वॉगन, अब्राहम काउली, जॉन क्लीवलैंड, ये मेटाफिजिकल पोइट्स इनको ये पोइट्स में शामिल हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में कि मेटाफिजिकल पोइट्री होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेटाफिजिकल क्या होता है। स्टूडेंट्स, फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, और मेटाफिजिक्स का मतलब है बियॉन्ड फिजिक्स, बियॉन्ड रियलिटी, बियॉन्ड द पैरामीटर्स ऑफ अर्थ। जब कोई शख्स, कोई राइटर फिजिकल रियलिटी से हटकर बात करता है, या यू कैन से कि जब कोई चीज़ फिजिकल रियलिटी से दूर होती है स्टूडेंट्स, वो रियलिटी जिसे हम डेली बेसिस पे देखते हैं, रियलिटी ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, रियलिटी ऑफ एजुकेशन, ये सब चीज़ें जो है ये फिजिकल रियलिटी का हिस्सा हैं। लेकिन जब कोई इस रियलिटी को छोड़ के ऐसी चीज़ के बारे में बात करता है जो डिफाइन नहीं की जा सकती, जो अननोन है, तो वो मेटाफिजिकल की बात करता है। और स्टूडेंट्स, मेटाफिजिकल की जो टर्म है ये बहुत अरसा तक जो है ना एक क्रिटिकल टर्म के तौर पे ली जाती थी, और चूँकि ये क्रिटिकल टर्म के तौर पे ली जाती थी इसलिए इस पोइट्री को भी सीरियसली नहीं लिया गया, और इस पोइट्री के साथ जो है वो कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं किया गया। मैंने आपको शुरू में बताया कि इसको बड़ा हॉस्टाइल किस्म का रिसेप्शन मिला। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि स्टूडेंट्स ये पोइट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक तक नहीं पहुँची। जैसे कि जॉन डन की पोएम्स जो है उसकी लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुई, उसकी डेथ के बाद उसकी पोएम्स की करेक्शन जो है वो पब्लिश हुई और मैसेज तक पहुंची। तो जब ये बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची तो इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो हम लोग फिजिकल पोइट्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये इस तरह की पोइट्री होती है जिसको समझने के लिए बड़ी हाई इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है, और इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स: हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोइट्री मार्क्ड बाय बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीट्स, इनकग्रेस imagery, complexity and subtlety of thought, frequent use of paradox, and often by deliberate harshness or rigidity of expressions। इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स ये पोइट्री जो है इसका सबसे पहली खूबी ये है कि ये अनफेमिलियर और नॉवेल किस्म की पोइट्री थी। स्टूडेंट्स, ये पोइट्स जो है ना कुछ न्यू शो करना चाहते थे, वो ओल्ड चीज़ों को बार बार नहीं दोहराना चाहते थे, वो कुछ ऐसा कहना चाहते थे जो पहले ना कहा गया हो।
ठीक है, इनकी जो सोच थी ना वो उसको अपने अंदाज से कहना चाहते थे, और इसके लिए वो नए से नए वर्ड्स और नए स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। और ये पोइट्री जो है स्टूडेंट्स अनफेमिलियर थी। ठीक है, अनफेमिलियर क्या मतलब ये कि लिटरेचर की स्टूडेंट्स कुछ कन्वेंशंस होती हैं, और अगर कोई इन कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करता और पोइट्री लिखता है तो डेफिनेटली ये अनफेमिलियर होगी लोगों के लिए। तो जॉन डन से भी पहले इस तरह की पोइट्री किसी ने नहीं की थी, सो ये पोइट्री बड़ी अनयूजुअल, अनफेमिलियर और नॉवेल पोइट्री थी। और दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रेंज और अनएक्सेप्टेबल आइडियाज़ कन्वे किए जाते हैं। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्स ऐसी बातें कहते थे जो अनएक्सेप्टेबल थी सोसाइटी के लिए, स्ट्रेंज थी, न्यू थी। ठीक है, मसलन स्टूडेंट्स अगर कोई पोइट या राइटर मैन वीमेन के फिजिकल इंटीमेसी की डिटेल्स देता है तो ये अनयूजुअल होता है, क्योंकि ये एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो हम इन पोइट्स की पोइट्री में देखते हैं कि इनमें मैन फीमेल की फिजिकल इंटीमेसी की बड़ी डिटेल से जो है वो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। तो बड़ा अनयूजुअल सा ये है, एक कन्वेंशनल पोइट्री से हट के जो है ये पोइट्री थी इस सेंस में। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो तीसरी चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं ये कि ये पोइट्री जो है ये चैलेंजिंग पोइट्री थी। इट अपील्स इंटेलेक्ट। चैलेंजिंग किस सेंस में कि ये आपको बोर नहीं करती, ये आपको सोचने पे मजबूर करती है। आपके अंदर, आप इसको पढ़ के आपके जहन में क्वेश्चंस रेज होते हैं, आपके दिमाग को ये अपील करती है, आपके इंटेलेक्ट को अपील करती है। स्टूडेंट्स आपके माइंड को इंगेज करती है। ठीक है, रीडर्स की यू कैन से कि ये रीडर्स को चैलेंज करती है, और रीडर्स ऐसी पोइट्री को एज अ चैलेंज लेता है, इसको समझने की कोशिश करता है। यानी ये आसान पोइट्री नहीं होती कि सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने से ये समझ आ जाए। इसको एक दफ़ा पढ़ने के बाद माइंड में क्वेश्चंस रेज होते हैं कि ये पोइट ने क्या कहा है, और कहा है तो इसकी रीज़न क्या है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद इसको पढ़ा जाता है, फिर तीसरी मरतबा इसको पढ़ने की ज़रूरत पेश आती है। तो ये पोइट्री जो है ये बोरिंग पोइट्री नहीं होती, चैलेंजिंग पोइट्री होती है, और इसको समझने के लिए हाई इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा ये कि इस पोइट्री में विट एंड फन का इस्तेमाल जो है मेटाफिजिकल पोइट्स ने किया। अब ये विट क्या होता है स्टूडेंट्स? विट यू कैन से कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमर। जब आप विट और पन की बात करते हैं, जब विट और पन यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब है कि आप एक चीज़ की एक से ज़्यादा डायमेंशन सजेस्ट कर रहे हैं। पन क्या होता है? पन होता है प्ले विद वर्ड्स, वर्ड्स के साथ इस तरह से खेलना कि आप एक वर्ड को डिफरेंट मीनिंग्स में एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो विट यूज़ करते हुए राइटर जो है या पोइट जो है वो एक से ज़्यादा किसी चीज़ की डायमेंशन से सजेस्ट कर रहा होता है। तो मेटाफिजिकल पोइट्स की पोइट्री की जो है ये बहुत अहम खसूसियत थी कि उन्होंने विट और पन का जो है वो इस्तेमाल किया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इस जो मेटाफिजिकल पोइट्री है इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर्स और कंसीट्स यूज़ होती हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड मेटाफर्स और कंसीट्स का मतलब ये है कि बज़ाहिर दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों को स्टूडेंट्स कंपेयर किया जाता है। जैसे डॉक्टर जॉनसन ने इन पोइट्स के बारे में, इस पोइट्री के बारे में कहा था कि हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर योक्ड टुगेदर बाय वायलेंस, यानी कि दो हेट्रोजीनियस आइडियाज़ को वायलेंस से आप जो है वो करीब ले आते हो। ठीक है, तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं और उनको आप कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि जॉन डन की पोइम्स में आपको कंपास की कंसीट मिलेगी, लवर्स की यूनियन को कंपास से कंपेयर किया गया है, और लवर्स की जो फिजिकल यूनियन को फ्ली के अंदर जो है दोनों लवर्स के मिंगल्ड ब्लड से कंपेयर किया गया। आप देखें कि दो बिल्कुल डिफरेंट, टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं और उनको किस तरह से करीब लाया गया है। तो इस तरह की जो पोइट्री है वो डेफिनेटली समझने में आसान नहीं होती है। तो इस तरह की कंसीट्स जो हैं, इस तरह के मेटाफर्स जो हैं मेटाफिजिकल पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मेटाफिजिकल पोइट्री में पैराडॉक्स का इस्तेमाल होता है और ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी होती है। ठीक है, पैराडॉक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब ये कि ऐसी स्टेटमेंट जो बज़ाहिर फॉल्स नज़र आती है मगर इसमें कुछ सेंस रखती है।
ठीक है। ऐसा होता है कि दो बिल्कुल डिफरेंट आइडियाज़ जो होते हैं, और ये जो डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, व्हेन वी पुट देम टुगेदर दे स्टार्ट मेकिंग सेंस। ठीक है। और मेटाफिजिकल पोइट्री में पैराडॉक्स जो है वो ये बड़ी एक अहम खसूसियत है इसकी। जैसे जॉन डन की पोएम द कैनोनाइजेशन जो है, इसमें जॉन डन कहता है कि वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव। अब मोहब्बत के लिए वो ये कह रहा है कि वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव। अगर हम मोहब्बत में नहीं रहे तो हम इसमें मर जाएंगे। तो आप ये देखें कि वो क्लेम करता है कि दो चीज़ों को एट अ टाइम क्लेम कर रहा है। किस तरह से हो सकता है कि एक ही वक्त में मरा और जिया जा सकता हो? तो यू कैन से कि ये कंट्राडिक्शन है इसमें, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं इस तरह की पोइट्री में, मेटाफिजिकल पोइट्री में। और फिर स्टूडेंट्स, ये जो पोइट्री होती है ये इसमें इलॉजिकल थॉट्स जो हैं यू कैन से कि कन्वे करते हैं पोइट्स। अब ये इलॉजिकल थॉट्स कैसे कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें किसी किस्म की लॉजिक को जो है फॉलो नहीं किया जाता था। जैसे कि चीज़ों में एक लॉजिकल कनेक्शन होता है, जैसे कि यू कैन से कि स्कूल, बुक्स, क्लास, स्टूडेंट्स, इन चीज़ों में एक लॉजिकल कनेक्शन पाया जाता है, लॉजिकली कनेक्टेड है ये चीज़ें एक दूसरे के साथ। मगर मेटाफिजिकल पोइट्री में कोई लॉजिक जो है वो पाई नहीं जाती हैं। ठीक है। इसमें कोई जो है वो इसमें कोई जो लॉजिक्स जो हैं वो पाई नहीं जाती हैं। जैसे आप जॉन डन की पोइम को देखें, पोइम स्टार्ट कैसे होती है बिजी ओल्ड फूल, ये इसकी फर्स्ट लाइन है, और उसके बाद अनरूली सन। जब फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं बिजी ओल्ड फूल, तो ऐसे लगता है कि यकीनन पोइट किसी इंसान को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, कि उसको कह रहा है कि यू आर अ बिजी ओल्ड फूल। लेकिन जब आप सेकंड लाइन पढ़ते हैं यानी कि अनरूली सन, तो अमेजिंग है ये जो है वो लाइन। इंसान हैरान हो जाता है कि वो तो तो सूरज से बात कर रहा है पोइट। कितना स्ट्राइकिंग है ये, और कितना इलॉजिकल है कि सन कैसे बिजी और ओल्ड फूल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की इलॉजिकल काइंड ऑफ पोइट्री थी मेटाफिजिकल पोइट्स ने लिखी। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो हम कह सकते हैं कि इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये पोइट्री जो है वो कन्वेंशनल पोइट्री से बिल्कुल हट के लिखी गई थी। और आपको पता है, जब भी कन्वेंशंस को फॉलो नहीं किया जाता, कन्वेंशंस को ब्रेक किया जाता है, रूल्स को ब्रेक किया जाता है, तो स्टूडेंट्स उस चीज़ को बड़ा हॉस्टाइल रिसेप्शन मिलता है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो डेफिनेटली जब ये पोइट्स लिख रहे थे तो उस वक़्त लोगों का जो रिएक्शन है, रीडर्स का रिएक्शंस जो था वो कोई इतना अच्छा नहीं था। इनको इनके लाइफ टाइम में एक्नॉलेज नहीं किया गया। इनको एक्नॉलेजमेंट जो है वो काफ़ी बाद में मिला, बल्कि इनको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेटाफिजिकल पोइट्स का नाम भी काफ़ी बाद में दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ था मेटाफिजिकल पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग इसके जो मेटाफिजिकल पोइट्स का जो सेंटर सन है यानी कि जॉन डन, नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉन डन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।